हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त के सारे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स न्यूज़ वगैरह को हम आज कवर करेंगे। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इनको हम देखेंगे। स्पेशली जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, कल हमारा जो एनालिसिस था वो नहीं आ पाया था, तो 30th एंड 31st इन दोनों डेट्स की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको एक साथ हम आज कवर करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू में आज आई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन GS2 में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे पॉलिटी में आप देखोगे, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 ये न्यूज़ में है। क्यों है देखेंगे। गवर्नेंस में निकाह हलाला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही है, इसको देखेंगे। देन एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, सीड स्कीम के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल है। आईएईए के बारे में देखेंगे एंड देखेंगे सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कि सोलोमन आइलैंड्स ने अपने आइलैंड पर किसी भी फॉरेन शिप को, फॉरेन वेसल को लेने से मना कर दिया है। ओके, GS3 एंड GS4 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। ओके, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसपे आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा ये कि हमारे 3 जो यहाँ पे वीडियोस आते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस और प्रीलिम संग्राम, इसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। और इनके यहाँ पे देखो, जैसे डीएनए के बीच में वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एडिटोरियल में मेंस रिलेटेड एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिख के ग्रुप पे भेजना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और प्रीलिम संग्राम एक क्विज होती है जिसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। ओके, और ऐसा करने से आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक फ्री मेंटरशिप कॉल। और देखो, बहुत ही कम टाइम इसके लिए बचा है। 3 सितंबर को मैं इसका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस कर दूंगी, और 4 सितंबर को आपको आएगा एक मेंटरशिप कॉल फ्रॉम माय साइड। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल है अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। आर्टिकल क्या है उससे पहले बता दूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ना, अलग से एक लॉ बनाया गया है सो दैट वो लोग जो कि इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, उनके पास एक रिजॉर्ट हो। ठीक है, एक रिजॉर्ट हो कि वो मैरिज को अपने सोलेमाइज कर सके। तो ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये मैरिजेस को सोलेमनाइज करता है, जो कि रिलीजियस कस्टम्स और रिचुअल्स के बिना होती है। ठीक है, तो आप किसी रिलीजियस कस्टम, किसी रिचुअल्स को के साथ शादी ना करते हुए आप लॉ के थ्रू शादी करते हो। एंड इट इज स्पेशली फॉर दोज मैरिजेस विच आर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन। ओके, अच्छा, इसमें प्राइम पर्पस यही होता है कि जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करना, एक मैरिज को एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आगे बढ़ाना, और इसमें बिना रिलीजियस फॉर्मेलिटीज के भी मैरिजेस हो सकती हैं वाया रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। ये चीज आप यहाँ पे बेसिकली एड्रेस करना चाहते हैं हम यूजिंग दिस स्पेशल मैरिज एक्ट। इसका देखो कुछ यहाँ पे प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर तो ये कि मान लो ये दो लोग हैं, अलग अलग कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इनको शादी करनी है, तो 30 दिन का इनको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। ओके, और ये नोटिस जो है ये पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में ये दिखाने के लिए कि भैया अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आके बता दो। ये नोटिस जो है फिर मैरिज नोटिस बुक में जाता है। मैरिज ऑफिसर जो है एक नोटिस का यहाँ पे एक नोटिस पब्लिश करता है। ठीक है, और यहाँ पे इस नोटिस के पब्लिश होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैरिज ऑफिसर है इस नोटिस में ये सारी चीजें भी इंक्लूड करता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे शादी करने वाला है उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें क्या है, एड्रेस तक यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है कि भाई मेरी ये जो आदमी है जो आया है शादी वापस करने के लिए, उसकी तो शादी हो चुकी है, अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन होता है या किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है वेरियस ग्राउंड्स पे, अगर ये आता है तो ठीक, और अगर नहीं आता है तो 30 दिन जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मैरिज सोलेमाइज हो सकती है। ऑब्जेक्शन अगर आता है तो मैरिज ऑफिसर को फिर इंक्वायरी करनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन की। अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो फिर वो मैरिज नहीं हो सकती, वरना वो मैरिज हो जाएगी। ओके, अब देखो इसी के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई। पिटीशन जो थी रिट पिटीशन थी। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर है ना बिल्कुल गलत है, कि आप 30 दिन पहले हम नोटिस दें। ये क्या मतलब है इसका, ऐसा कहा गया पिटिशनर के द्वारा। तो पिटिशनर ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ पे अगर इंटरफेथ मैरिज करनी है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करनी है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो पेरेंट्स इसके लिए आपको इजीली अलाउ नहीं करेंगे। तो आप पेरेंट्स को छुपाकर ये शादी करने वाले हो, अगर पेरेंट्स को छुपाकर ये शादी करने वाले हो तो ये 30 डे नोटिस का क्या मतलब है, ठीक है, ये कहते हैं पिटिशनर। क्योंकि ये जो है दो इसमें इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि देखो जब भी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैटर यहाँ पे मैरिज हो रही होती है तो पहली चीज तो उन जो दो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बहुत डिस्करेज किया जाता है कि आप ऐसी मैरिज मत करो। ओके, बाय द किन्स, बाय द फैमिली। इनफैक्ट आप देखोगे हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं कई जगहों पर जैसे हरियाणा वगैरह में एक बहुत ही इनफेमस सा कंसेप्ट चलता है ऑनर किलिंग का, ठीक है। ये माना जाता है कि जो लड़की है वो आपके घर की इज्जत है और अगर वो कहीं और शादी कर लेगी, किसी दूसरी कास्ट में किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर लेगी तो आपकी इज्जत खत्म, और इसके चक्कर में आप उनको मार दो, ठीक है। ये फैमिली जो है, फैमिली खुद अपने ही लड़का या लड़की को मार देती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उन्होंने किसी और से मैरिज करना चाहिए या मैरिज कर ली, ठीक है, विच इज रियली वेरी रॉन्ग और ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो एक तो ये इशू है और दूसरा ये कि ये प्राइवेसी के भी तो अगेंस्ट है। आप सारी इन्फॉर्मेशन रख दोगे यहाँ पे पब्लिक डोमेन में तो ये प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपको एक नॉर्मल मैरिज करनी होती है, मान लो आप किसी पर्सनल लॉ के अंतर्गत मैरिज कर रहे हो, हिंदू मैरिज कर रहे हो, तो क्या आप 30 दिन पहले नोटिस जारी करते हो या न्यूज़पेपर में देते हो कि भैया हम शादी कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आके बता दो? नहीं करते हो ना। तो फिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा क्यों है, ये कहा जा रहा है बाय द पिटिशनर। आर्टिकल 15 के भी अगेंस्ट माना जा रहा है क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट माना जा रहा है। ओके, और इसके अलावा देखो ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बेसिकली बोल दिया कि हम इस पिटीशन को नहीं सुनेंगे क्योंकि जो जिस पर्सन ने ये पिटीशन लगाई है, रिट लगाई है, उनकी तो खुद की शादी हो चुकी है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उन्होंने क्यों लगाया है? ओके, लेकिन इसमें कई सारे चैलेंजेस है। अब यहाँ पे बोला चलो ठीक है, अगर ऐसा मान रहे हो तो हम पीआईएल लगा लेते हैं। पीआईएल जो होता है ना, ये क्या होता है, किसी और के लिए भी आप पिटीशन लगा सकते हो, आप उसमें अग्रीव्ड पार्टी नहीं हो लेकिन फिर भी आप इसमें पिटीशन लगा सकते हो। ओके, अब देखो इसमें सेक्शन 6 और सेक्शन 7 मेजरली है जिसके ऊपर पिटीशन लगाया गया है। वही है कि 30 डेज का आपको यहाँ पे नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करना होता है और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे इशू इतना बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अभी एक बीच में केस आया था, एक लड़की थी अथीरा, उसको ये शादी करनी थी, ठीक है, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज करनी थी। तो उसका जो एड्रेस वगैरह था जो नोटिस में लिखा हुआ था, ये फेसबुक व्हाट्सएप जगह पे सब जगह पे सर्कुलेट होने लगा। और समाज के जो लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं ना चार लोग, ये चार लोग ना अथीरा के घर पे फोन लगा के बताने लगे उनके पेरेंट्स को कि आपकी लड़की जो है शादी करने वाली है। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली हरास करना स्टार्ट करते हैं कपल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो उसके जो लड़की है उसके पेरेंट्स को तो पता था, लेकिन अगर नहीं पता होता तो उस केस में बहुत बढ़िया बवाल हो सकता था क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कई सारे केसेस ऐसे भी आए, जैसे दिल्ली की एक मुस्लिम वुमेन थी जिसको शादी करनी थी एक हिंदू लड़के से, ठीक है। तो अब ऐसे में उसको यहाँ पे उसके पेरेंट्स तक ये बात चली गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नोटिस उसके पेरेंट्स तक ये बात चली गई। और जब ये पेरेंट्स तक बात चली गई उन्होंने उसको घर के अंदर कैद कर लिया। उसके बाद जो उसका हिंदू बॉयफ्रेंड था उसने हबीस कॉर्पस रिट लगाई और फाइनली उसको बाहर निकाला गया, ठीक है। वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तो ये नोटिस जो है आपको देना पड़ेगा, और नोटिस न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह छपेगा कि ये दो लोग हैं, इनका ये नाम है, इनके ये एड्रेस है, ये नंबर है, ये दोनों शादी करना चाहते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको पेरेंट्स से भी लाके देना पड़ेगा। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वहां पे भी इस तरह के कुछ लॉज हैं। तो बेसिकली देखा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट खुद यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये कर रही है डिस्करेज करने की सो दैट इंटर रिलीजियस या इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो, और कम्युनल एलिमेंट्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये पिटीशन लगाई गई है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीट्स एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू इन पर्सनल लॉ केस। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इन तीनों को बुलाया एक पिटिशन को लेकर। पिटिशन थी मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। अब आपको पता है हर जो रिलीजन है, जैसे हिंदूज हैं तो हिंदूज में किस तरह से मैरिजेस होंगी, किस तरह से डाइवोर्स होगा, किस तरह से इनहेरिटेंस होगा लैंड का, ये सारी चीज़ों के ऊपर इनके अपने लॉज हैं। वैसे ही हिंदूज के अपने लॉज हैं, मुस्लिम्स के अपने लॉज हैं, इनको बोलते हैं हम पर्सनल लॉज। ओके, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उस वो बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो मल्टीपल मैरिजेस कर सकता है, 4 मैरिजेस मैक्सिमम कर सकता है मुस्लिम मैन। ओके, तो पॉलीगेमी अलाउड है, और दूसरा है निकाह हलाला।
ये दोनों प्रैक्टिसेस जो है पिटिशनर का कहना है कि बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं और आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट करती हैं। तो देखो पहले तो है क्या ये निकाह हलाला क्या है, आई होप पॉलीगैमी तो आप समझ गए। निकाह हलाला क्या है? निकाह हलाला में क्या होता है कि देखो आपको पता होगा कि ये मान लो ये हस्बैंड है, ओके, और ये वाइफ है। ये हस्बैंड ने, पहले ऐसा होता था कि ट्रिपल तलाक चलता था, ट्रिपल तलाक लीगल था। तो अगर मान लो ये हस्बैंड ने इस अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो यहाँ पे ये माना जाता है कि तलाक हो गया। अब इसके बाद इनका डिवोर्स हो गया है। अब मान लो थोड़े टाइम बाद इस आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वापस से अपनी वाइफ को बुला लेना चाहिए, वापस से इसे रीमैरी कर लेना चाहिए, और वाइफ को भी लगा कि नहीं मुझे भी रीमैरी करना है। अब क्या किया जाए भाई? तो ऐसे ही आप रीमैरी नहीं कर सकते। अब वाइफ को उस हस्बैंड की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी और वाइफ को यहाँ पे निकाह हलाला वाले प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब ये निकाह हलाला क्या है कि आपने डाइवोर्स ले लिया ना, अब अगर आपको सेम आदमी से शादी करनी है, रीमैरी करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको किसी और दूसरे आदमी से, जैसे मान लो ये ए था, ठीक है, ये बी है, ओके, और ये बी जो औरत है इससे किसी तीसरे आदमी सी से शादी करनी पड़ेगी। इस शादी को कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी इस सी आदमी से, और फिर इससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा। और फिर डाइवोर्स लेने के बाद अब ये इस पहले अपने पति से रीमैरी कर सकती है। ये है निकाह हलाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकाह हलाला एक मैरिज प्रैक्टिस है, इस्लामिक मैरिज प्रैक्टिस, जिसमें हस्बैंड की गलती की सजा यहाँ पे वाइफ भुगत रही है, ओके। तो दोनों ही यहाँ पे जो प्रोसीजर है, पॉलीगेमी और निकाह हलाला, इन दोनों के बारे में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अभी जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और ये कहा जा रहा है कि ये सेक्शन 494 जो है ना ईपीसी के, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पिटिशनर का ये भी कहना है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये दोनों चीजें, ये 14, 15 और 21 के अंतर्गत के अगेंस्ट है। और ये कल्चरल इशू भी है, क्योंकि यहाँ पे जो विमेन है उनका यहाँ पे उनका सम्मान नहीं रखा जा रहा है, उन यहाँ पे एक पेट्रियार्कल कल्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज और ये भी है कि इस्लाम के साथ एकदम इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा भी हो जाता है, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। यूक्रेन वॉर हैज अ मेजर लेसन्स, आईएएफ चीफ। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। यहाँ पे देखो जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स के आर्मी चीफ है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है यूक्रेन वॉर से। ये कहते हैं कि दो चीजें सीखने को है। पहली चीज है सॉफ्ट पावर के बारे में, दूसरी है हार्ड पावर के बारे में। तो पहले ये समझो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होता है, फिर आएंगे आर्टिकल पे। तो सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर दोनों ही पब्लिक डिप्लोमेटिक टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू नेशन अपनी कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करता है। हार्ड पावर क्या होता है? देखो हार्ड पावर का मतलब है कि मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें कोअर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई, जैसे यूएसए है, यूएसए किसी के सामने मिलिट्री लेकर चला जाता है कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर वॉर कर देंगे, ठीक है, तुमसे वॉर कर देंगे। जैसे रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन के साथ वॉर कर दी है, ठीक है। ये सब क्या है? ये हार्ड पावर है कि आप किसी को जबरदस्ती करके, कोर्स करके ये काम करवाना चाह रहे हो। तो ये नेशन या पॉलिटिकल बॉडी की एबिलिटी को दिखाता है कि वो अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव या मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज करके सामने वाले एक्टर के, सामने वाले कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। यूएस जो सैंक्शन लगाता है अंडर काटसा एक्ट। काटसा एक्ट क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस एक्ट, ओके। तो यहाँ पे ईरान की इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए अंडर दिस काटसा एक्ट। ये यूएस की हार्ड पावर है। उसके अलावा यूएस जो है मिलिट्री एक्शन कर रहा था इराक में, ये यूएस की हार्ड पावर है। रशिया ने क्रीमिया छीन लिया यूक्रेन से और अभी यूक्रेन के ऊपर वॉर भी कर दिए, ये रशिया की हार्ड पावर है। चाइना जो है, चाइना ने ईस्ट और साउथ चाइना में यहाँ पे टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं, ताइवान में टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं, ठीक है, और इसके आसपास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, ये चाइना की हार्ड पावर है। इंडिया ने नेपाल को ब्लॉक कर दिया था, नेपाल में सप्लाई और फ्यूल ब्लॉक कर दिया था 2015 में, ये इंडिया की हार्ड पावर है, ओके। अब सॉफ्ट पावर की बात करें तो देखो सॉफ्ट पावर क्या होती है? परसुएसिव होती है, यानी कि समझाने बुझाने मनाने की होती है, ठीक है। आप अट्रैक्शन के थ्रू, एम्यूलेशन के थ्रू यहाँ पे इनटेंजिबल रिसोर्सेज हो गए जैसे टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज, इनके थ्रू आप परसुएड करने की कोशिश करते हो सामने वाले एक्टर को। मतलब आप जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको फिर भी समझाने मनाने की कोशिश कर रहे हो प्यार से, ओके। तो यहाँ पे जो याद रखना कि हार्ड पावर जो होती है ना, हार्ड पावर तुरंत हो जाती है, ठीक है, इमीडिएट होती है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही होता है। लेकिन सॉफ्ट पावर जो होता है ना, इसको इम्प्लीमेंट होने में, इसको यहाँ पे रियलाइज होने में लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी होती है और यहाँ पे इमीडिएट इसका एक्शन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी जब आप यहाँ पे देखोगे
कि धीरे धीरे जैसे ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, ह्यूमैनिटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, पूरे ग्लोब को कनेक्ट करने के लिए सॉफ्ट पावर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, ये क्या है? इंडिया का टूरिज्म कैंपेन है कि हम अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आओ हमारे देश में टूरिज्म की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज और स्कोप है। योगा हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मीटिंग हो गई, वॉलंटरी एफर्ट्स हो गए, जैसे इंडिया जो है नेपाल की, श्रीलंका की मदद कर रहा है। ओके, इसके अलावा हमारा बॉलीवुड हो गया, ये भी इंडिया की सॉफ्ट पावर है। हमारे इंडियन क्यूजीन्स हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, पानी पूरी हो गया, ये भी हमारे क्या है, हमारे सॉफ्ट पावर को दिखाती है। ओके, अब इसी के बारे में अभी तक देखो क्या हो रहा था ना, इंडिया की सॉफ्ट पावर के ऊपर हम ज्यादा जोर देते थे कि हमारी सॉफ्ट पावर ये, हमारी सॉफ्ट पावर वो, ठीक है, हम हार्ड पावर की तरफ जोर नहीं देते थे। अब इसके दो रीजन है। पहला तो एक्चुअल में हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पावर है, और रिस्पॉन्सिबल होने के कारण हम यहाँ पे किसी को जबरदस्ती करते भी नहीं, ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट पावर की बात कर रहे थे। और दूसरा, करें कैसे, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स हैं क्या, उतनी पावर है क्या, वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजरली फोकस करते थे सॉफ्ट पावर पे। अब हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि देखो ये चीज समझ में आ गई कि देयर कैन नॉट बी एडिक्वेट सॉफ्ट पावर विदाउट हार्ड पावर। हार्ड पावर के बिना सॉफ्ट पावर का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको सॉफ्ट पावर को यहाँ पे मान लो इम्प्लीमेंट करना भी है, तो उसके लिए आपको हार्ड पावर कैपेबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो हम चाहे नेटो साइन कर लें, क्वाड साइन कर लें, एशियान में चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई भी, ये सब सारी ट्रीटीज हम कुछ भी साइन कर लें, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर भी होगा ना, अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पीछे खड़ा रहेगा, वो हमारे आगे आके खड़ा नहीं होगा। हमें अपना बचाव जो है वो खुद ही करना है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का बचाव भी खुद ही करना है। तो इसीलिए हमारे पास हर टर्म्स में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी हमें डिफेंड करने के लिए हमारे आगे आके खड़ा नहीं होगा। जैसे अभी रशिया के साथ भी हो रहा है, देखो यूक्रेन से सबने बोला था, वादा किया था नाटो वालों ने कि हम बैठे हैं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन क्या कोई आगे आया? नहीं आया। रशिया रशिया ने यहाँ पे पूरा ये वॉर किया, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। अब बैंकिंग वगैरह नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मनी वगैरह भी ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है रशिया को। तो ये देखो, ये क्या है, ये सब हार्ड पावर्स हैं। तो जब तक आप हार्ड पावर डेवलप नहीं करोगे, सॉफ्ट पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। सोलोमन आइलैंड सस्पेंड्स ऑल विजिट्स फ्रॉम फॉरेन नेवी। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल ये है कि सोलोमन आइलैंड जो है, ये देखो, आप देखोगे पैसिफिक ओशन के पास में एक आइलैंड पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। इनके टाइज जो है ये चाइना के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और चाइना के साथ ये अपने रिलेशनशिप को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, सोलोमन आइलैंड पे यूएस की एक शिप आई, ठीक है, नेवी की एक शिप आई, और इन्होंने बोला हमें रिफ्यूलिंग करनी है, तो हम आपके आइलैंड पे रिफ्यूलिंग करना चाहते हैं। सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं करवा सकते। अब देखो यहाँ पे आपको पता है यूएस और चाइना के बीच में किस तरह की वॉर चल रही है ना, किस तरह की कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस चल रही है। ऐसे में अगर सोलोमन आइलैंड्स को चाइना की तरफ इनका झुकाव है, तो ये यूएस की मदद तो क्यों ही करेंगे, है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हम अब से किसी भी फॉरेन नेवी की जो शिप्स वगैरह हैं उसको हम अपनी टेरिटरी में नहीं आने देंगे। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन जरा देख लो। सोलोमन आइलैंड जो है आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही पास में। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। यहाँ आता है चाइना, ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे देखो ये सोलोमन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। ओके, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे ये है यूएस, ठीक है। तो आपस में इन दोनों के बीच में लाई करता है ये सोलोमन आइलैंड, और इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा देखो जरा, इसमें ये इक्वेटर के नीचे आता है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे आते हैं सोलोमन आइलैंड। अब देखो यहाँ पे जरा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, यहाँ पे देखो ये सोलोमन आइलैंड है, यहाँ बीच में कोरल सी है। ओके, और यहाँ पे देखो आसपास में कई सारे और भी आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, समझ गए, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी कल, ठीक है, और ये बताती है कि कोविड लेवल से पहले, जो कोविड के पहले वाले लेवल्स थे, हम उससे भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं क्राइम रेट में, ठीक है। तो एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो है इसकी रिपोर्ट आई 2021 के क्राइम रेट को लेकर। तो देखो यहाँ पे पता चला कि किडनैपिंग हो, एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, रॉबरीज हो, रेप्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन सभी के रेट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप देखोगे, टोटल रेप केसेस रजिस्टर्ड बढ़े हैं, किडनैपिंग केसेस बढ़े हैं। ओके, क्राइम रेट देखोगे तो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है भाई? क्राइम रेट इसीलिए कम हुआ है क्योंकि जो केसेस पहले ज्यादा रजिस्टर होते थे फॉर द
डिसोबीडियंस और टू ऑर्डरली ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट की तरफ से अगर कोई क्राइम हुआ है, पहले उसके ज़्यादा केसेस आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्राइम रेट है कम हुआ है। लेकिन इसमें याद रखना, असम जो है ना, दैट हैज कम फर्स्ट इन द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो हो रहे हैं उसमें असम जो है वो फर्स्ट पे है। ओके, तो दैट इज अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर अस। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है ट्राइब कैटेगराइजेशन वर्क डिलेज बेनिफिट्स अंडर सीड। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, सीड एक स्कीम है जो कि है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती है, देखो एक समय था जब ब्रिटिशर्स जो थे ना, कुछ ट्राइबल पीपल को ये मानते थे, ये इस नज़र से देखते थे कि ये तो क्रिमिनल्स ही हैं, ये तो लुटेरे ही हैं, ये क्रिमिनल्स ही हैं। तो क्रिमिनल्स एक्ट के अंतर्गत कुछ ट्राइब्स थी जिनको नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं को बेसिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के इस तरह की इम्पीरियल यहाँ पे लिगेसी के चक्कर में इनका सबसे ज़्यादा बैकवर्डनेस का कारण जो है वो ये इम्पीरियल लिगेसी ही है। ओके, तो ये इम्पीरियल जो ये बैकवर्डनेस है उसके कारण ये हो रहा है। ओके, तो ट्राइब कैटेगराइजेशन जो है इसमें देरी हो रही है, जिसके कारण सीड का फायदा नहीं मिल पा रहा। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए ये सीड स्कीम लाई गई है और इसमें ट्राइब कैटेगराइजेशन नहीं हो पा रहा, इसीलिए इसका फायदा हमको नहीं मिल पा रहा। तो देखो बेसिकली हुआ यूं है कि एक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, इसको 402 एप्लीकेशन मिली है कंट्री के अक्रॉस, और यहाँ पे स्कीम, यहाँ पे जो सीड ट्राइब है उसके लिए, सीड जो हमारी एप्लीकेशन स्कीम है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि कोई एक ट्राइब है जिसको राजस्थान में एससी का दर्जा मिला हुआ है, वहीं यहाँ पे उसके आसपास मान लो महाराष्ट्र में एसटी का दर्जा मिला हुआ है, वहीं यूपी में मान लो ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। तो हर कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग दर्जे मिले हुए हैं। अब इनका जो है कैटेगराइजेशन हमें करना है, लेकिन ये कैटेगराइजेशन में लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम। आईडेट कमीशन है, उनको यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली, जैसे उनकी 2018 की रिपोर्ट थी, इसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आई थी। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन का काम शुरू किया है और लगभग 1400 कम्युनिटीज हैं जिनको हमको कैटेगराइज करना है इनटू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन अभी इसमें समय लग रहा है, इसमें अभी टाइम लग रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको सीड स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। अब ये सीड स्कीम क्या है, देखो सीड स्कीम जो है इसके अंतर्गत क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बच्चों को फ्री कोचिंग देगी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी फ्री में, लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और ये सब किसके लिए होगा, उन फैमिलीज के लिए जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं पर ईयर में। ओके, और ये जो स्कीम इंप्लीमेंट होगी दैट वुड बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें वेरिफिकेशन के बाद सीधे फंड जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में आएंगे, और इसमें साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी साथ में है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, और अभी आप देखोगे कई सारी एप्लीकेशन आई है, 402 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से लगभग 17 एप्लीकेशन है फ्री कोचिंग के लिए, 111 एप्लीकेशन है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 222 एप्लीकेशन है हाउसिंग के लिए, 52 एप्लीकेशन है लाइवलीहुड असिस्टेंस के लिए। ये सब जो है, ये सब अभी अटकी हुई है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कौन सी कम्युनिटीज जो है वो किस वाले सेक्शन में आएंगी, एससी में आएंगी, एसटी में आएंगी, किस में आएंगी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, और ये हमारा लास्ट इशू है। आईएईए टीम हेड्स टू ज़ेपोरिज़िया प्लांट। ये ज़ेपोरिज़िया कहाँ है, ये यूक्रेन में है। क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूक्रेन का ही नहीं पूरे यूरोप का बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये। ठीक है, और इसके ऊपर अभी रशिया बार बार बॉम्बिंग कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, जिसके कारण पूरे दुनिया को ये डर लग रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में से लीकेज ना होने लग जाए। तो आईएईए ने ये बोला है कि टेंशन मत लो, हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुआयना वगैरह करेंगे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कही है किसने, यहाँ पे ये चीज़ कही है आईएईए ने। ओके, तो ये आईएईए क्या है जरा समझते हैं इसको। तो देखो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज ना हो पाए, न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे डिस्करेज करने का काम करती है ये आईएईए। ओके, और देखो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वॉचडॉग है। ठीक है, अंडर यूएन। और आईएईए जो है, देखो वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन यूएन को भी रिपोर्ट करती है। ओके, आईएईए जो है इसको यहाँ पे
एनपीटी जो है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का काम भी इसी का है। ये पहले ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एस्टैब्लिश हुई थी 1957 में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर वाला एरा चल रहा था 1957 में, तब इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे देखो, ये जो यूएन है, यूएन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन यूएन जनरल असेंबली और यूएनएससी दोनों को ये रिपोर्ट करती है। ओके, अब देखो कल का क्वेश्चन देख लो जरा। विथ रेफरेंस टू सीजीआई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट था, ही शी कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर द एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सही है। ईच हाउस मस्ट पास इट विद सिंपल मेजोरिटी। नो, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं है, अलग तरह की स्पेशल मेजोरिटी है, अलग तरह की, ठीक है, लाइक 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और साथ में 2/3 भी आपको यहाँ पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अलग तरह की स्पेशल मेजोरिटी, और साथ में रिमूवल ग्राउंड, ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1 and 3 ओनली। ओके, आज का क्वेश्चन ये है आपके सामने, मियावाकी मेथड इज रिलेटेड टू। अगर आप गूगल करो, थोड़ा इस मेथड के बारे में पढ़ो और मुझे इसका सही जवाब दो कि मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है। ओके, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.